Hello everyone, I welcome you once again to my education channel, Prabhavi Educational. In this video we are going to discuss about President again. 17th chapter है ये, 17.2 we are going to cover. तो इससे पहले की वीडियो 16th तक की सारी आपको देखनी है, दैट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखो and get benefit out of it. And there is also a separate playlist for economy available on my platform, Indian Economy by Ramesh Singh, and this class is about 60 hours. 60 hours क्या है, 57 hours कहीं है in fact. तो ये भी देखना, इसके साथ PDF भी अवेलेबल है, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नोट्स आर प्रोवाइडेड इन द PDF ओनली. तो वो देखना एंड नोट्स को डाउनलोड करना. These are important things. And if you are new to the channel, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. अब बात करेंगे हम प्रेसिडेंट के बारे में. अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनके टर्म, इनका इम्पीचमेंट वगैरह, इनके कुछ पावर्स वगैरह को भी हम डिस्कस करेंगे. तो टर्म जो होता है प्रेसिडेंट ऑफिस का, वो 5 साल का होता है यूजुअली. सो इट इज़ 5 years. ठीक है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, बट ही कैन रिज़ाइन बिफोर द 5 years. 5 साल से पहले रिज़ाइन भी दे सकते हैं. रेजिग्नेशन लेटर इनको देना होता है वाइस प्रेसिडेंट को, एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करना होता है इनको, एंड रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड होता है, एंड देन प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर जाते हैं. प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, एंड द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है. किस कंडीशन में? अगर उन्होंने कोई ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, ठीक है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हो जाए, तो डेफिनेटली इनको इम्पीच कर दिया जाता है. इम्पीचमेंट इनका एक प्रोसेस है, इसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है. हालांकि आज तक कोई प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है, वो अलग बात है. जो प्रेसिडेंट है वो हमारे कंट्री के, वो इवन 5 साल से ज़्यादा समय के लिए भी अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं. कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म, दैट इज़ 5 years. 5 years से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं. एंड किस कंडीशन में? जैसे कि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि इनका टर्म ख़त्म होने वाला होता है, एंड इनके टर्म कंप्लीशन से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए नए प्रेसिडेंट का. लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से डिले हो गया किसी वजह से, तो उस केस में जब तक इलेक्शन होगा नहीं, तब तक जो पीठासीन जो प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेंगे एज ए प्रेसिडेंट. इवन इन फैक्ट अगर इवन उनका 5 साल से ज़्यादा हो रहा है तब भी वो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल इज़ द मैक्सिमम लिमिट, ये एक्सटेंड भी हो सकता है इन सर्टेन केसेस. एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो तत्कालीन प्रेसिडेंट होते हैं, वो दोबारा से भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में. तो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए. एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने भी बार उनको किया जा सकता है, इलेक्ट हो सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट. जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है. एक प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टर्म के लिए रह सकते हैं वहाँ पे. 2 टर्म से ज़्यादा उनको दिया नहीं जाता है, एंड इसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है. हमारे कंट्री में कितने भी समय के लिए, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए चुने जा सकते हैं एक ही प्रेसिडेंट. अब जानते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है. प्रेसिडेंट की बात करें तो इम्पीचमेंट कैसे होता है उनका. तो सबसे पहले रीजन तो यही होता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने. हालांकि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वायलेशन होता है ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट ऐसा माना जाता है कि वायलेशन अगर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो डेफिनेटली उनको इम्पीच किया जाएगा. तो इम्पीचमेंट का जो इनिशिएशन है वो ईदर हाउसेस में हो सकता है. 2 हाउसेस है हमारे पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा. अपर हाउस है ये लोअर हाउस है. इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और इसे कहते हैं पीपल्स हाउस ऑफ पीपल्स. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं. इनका इनिशिएशन जो है इम्पीचमेंट का, वो किसी भी दोनों हाउसेस में से किसी में से एक में किया जा सकता है. वो ईदर वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है. लेकिन कंडीशन ये है कि इट शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर. मान लीजिए राज्यसभा में हो रहा है, तो राज्यसभा का अगर बात करें अगर मेंबरशिप का, तो 245 अगर है तो इसमें 1/4 एटलीस्ट इसमें साइन करने चाहिए कि भाई ठीक है इम्पीचमेंट के लिए हम लोग साइन कर रहे हैं, तभी जाके इम्पीचमेंट हो सकता है.
एंड 14 दिन का नोटिस भी देना होता है प्रेसिडेंट को। 14 दिन का नोटिस मिलता है प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए इम्पीचमेंट शुरू कर दिया किसी हाउस ने, मान लीजिए राज्यसभा ने कर दिया शुरू, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ने इसको पास कर दिया इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस को, और इसको फिर सेंड किया जाएगा दूसरे हाउस में, बिकॉज दोनों हाउसेस में इसको पास किया जाना है। दोनों हाउसेस में पास होगा तभी जाके ये इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का। तो एक हाउस ने, मान लीजिए 2/3 मेजोरिटी ने, टोटल मेंबरशिप ने पास कर दिया, उसके बाद ये भेजा जाएगा, सपोज यहाँ पे राज्यसभा ने पास किया है, तब अब भेजा जाएगा लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा फिर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, इन मैटर को, इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या जो चार्जेस लगे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर वो सही है कि नहीं। एंड प्रेसिडेंट को यहाँ पे राइट है कि वो अपीयर हो सकते हैं इन फ्रंट ऑफ लोकसभा, दूसरे हाउस में वो अपीयर हो सकते हैं एंड अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर लोकसभा को अगेन फिर भी लगता है कि ये जो चार्जेस हैं वो सही हैं एंड वो पास कर देती है अगर इम्पीचमेंट का जो रिजोल्यूशन है बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3, तो यहाँ पे इनके पास जिस दिन से ये पास करती हैं उसी दिन से जो प्रेसिडेंट होंगे उनको माना जाएगा कि वो इम्पीच्ड हो गए हैं, उनका जो सीट है वो वैकेंट हो गया है, उनका इम्पीचमेंट हो गया है एंड ही इज़ नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट को ऐसा कहा जाता है कि जिस हिसाब से ये प्रोसीजर है फॉलो किया जाता है, तो इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर भी कहा जाता है। बिकॉज देखिए, क्वासी जुडिशियल ऐसी जुडिशियल होती है जो जुडिशियल नेचर की तो नहीं होती है लेकिन क्वासी जुडिशियल होती हैं। तो क्वासी जुडिशियल जैसे कि ट्रिब्यूनल्स सारी क्वासी जुडिशियल होती हैं। देन और भी कुछ बॉडीज़ हैं जो क्वासी जुडिशियल है, जो कि अपना निर्णय देती हैं एंड उनका निर्णय बाइंडिंग होता है। तो हालांकि कोर्ट्स से ही अलग होती हैं, दे आर नॉट कोर्ट्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट्स। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है तो वो पार्लियामेंट जो है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर के द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है, दो बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं जो कि इम्पीचमेंट से रिलेटेड है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। देखिए, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा है, इन दोनों के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इनके इम्पीचमेंट में, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। बट जो इनका जो सिलेक्शन होता है, जो इलेक्शन होता है इनका, जब इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस पार्टिसिपेट बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। ऐसा मैंने आपके इलेक्शन जो मतलब आपको बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड इन फैक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज ऑल्सो, जैसे कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि ये इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। इन्होंने इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है लेकिन इनके इम्पीचमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये दो बातें आप हमेशा याद रखना, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट है, नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच्ड। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब इतना भी ग्रेव सिचुएशन कभी आया नहीं है एंड ये अच्छी बात है कि हमारे प्रेसिडेंट ने कभी ऐसा कोई ग्रेव वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया नहीं है। दैट इज़ वाई ऐसा कोई टाइम नहीं आया है कि हमने कभी इम्पीच किया हो हमारे प्रेसिडेंट को। अब देखिए, कई बार वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट ऑफिस में। वो वैकेंसी जो होती है, खाली जो होता है प्रेसिडेंट का ऑफिस, वो कई कारणों से हो सकता है। एक तो ये है कि इनका खुद का टेन्योर ही 5 साल का ख़त्म हो जाए तो वैकेंसी होगी, एंड बाई रेजिग्नेशन भी हो सकता है, वो रिजाइन कर दें, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे वो वाइस प्रेसिडेंट को, तब भी वैकेंसी हो सकती है। देन ऑन हिज रिमूवल बाई प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जब इम्पीच ही हो जाएंगे तो डेफिनेटली वैकेंसी हो जाएगी। एंड बाई हिज डेथ ऑल्सो, कई बार जो वर्किंग प्रेसिडेंट होते हैं उनका डेथ हो जाता है तब भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एंड व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालीफाइड, जैसे कि कई बार इनके इलेक्शन पे डाउट उठता है तो सुप्रीम कोर्ट जांच करती है एंड उसने अगर पा लिया कि इनका जो इलेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत तरीके से, मालाफाइड तरीके से इनका इलेक्शन हुआ है, तो वो उसको नल एंड वॉइड भी कर सकती है और इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में।
अब देखिए, जब वैकेंसी क्रिएट होगी ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, तो वैसे केस में इलेक्शन हो जाना चाहिए बिफोर एक्सपायरेशन, इलेक्शन हो जाना चाहिए दूसरे प्रेसिडेंट का। एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो जैसे वैकेंसी क्रिएट होने से पहले ही दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये ज़रूरी है, ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए डिले हो गया किसी भी रीज़न से, मान लीजिए इलेक्शन नहीं करा पाए, तो वैसे केस में क्या होगा, आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। यही एक कंडीशन है जहाँ पे वो 5 साल से भी ज़्यादा समय के लिए काम करते हैं। और इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि वाइस प्रेसिडेंट इनके जगह पे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो ऑलरेडी मान लीजिए जिनका 5 साल हो गया बट किसी वजह से इलेक्शन नहीं हुआ, टाइमली इलेक्शन नहीं हुआ, डिले हो गया, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, जिनको जाना है, जिनका टर्म खत्म हो गया है, वही फिलहाल कंटिन्यू करेंगे जब तक कि री इलेक्शन ना हो जाए और लोग चुन के ना आ जाए, प्रेसिडेंट चुन के ना आ जाए। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए वैकेंसी क्रिएट होती है ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, या फिर इनका डेथ हो जाता है, या फिर अदरवाइज मान लीजिए कि जैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देन इस केस में इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। जिस दिन ये सब हुआ है, जिस दिन वैकेंसी क्रिएट हुई है, उससे अगले 6 महीने के अंदर में इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये ज़रूरी है, ये प्रोसीजर है। अगर मान लीजिए वैकेंसी क्रिएट होती है ड्यू टू हिज रिजिग्नेशन, रिमूवल एंड डेथ और अदरवाइज, तो उस केस में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, ऑल्सो एज ए प्रेसिडेंट की तरह वो काम करेंगे। अगर मान लीजिए कि सिटिंग प्रेसिडेंट इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, मान लीजिए जो प्रेसिडेंट हैं वही अपना काम नहीं कर पा रहे ड्यू टू ऑब्सेंस, कहीं चले गए हैं दूसरे देश में, या फिर इलनेस, मान लीजिए कि वो बीमार है, क्रिटिकली इल हैं और वो अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई अदर कॉज से मान लीजिए वो फंक्शन अपना नहीं कर पा रहे हैं, वैसे केस में वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेंगे और वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट का भी जो पोस्ट है वो भी वैकेंट है, वैसे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको मौका मिलेगा कि वो काम करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस समय उनका भी पोस्ट वैकेंट है, तो उनके इस केस में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। तो देखिए, स्टैंड बाई का स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का स्टैंड बाई, कोई नहीं है तो इतना चेन है, मतलब कोई तो मिल जाएगा जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। और जब ये लोग काम करेंगे, ठीक है, ये लोग जब तक काम करेंगे, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, तब इनको पूरी इम्यूनिटी, इनको पूरा पावर जो प्रेसिडेंट को मिलता है, पूरी फैसिलिटीज़, पूरे अलाउंसेस, पूरी सुविधाएं, सुख सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविज़न है फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये लोग एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसको डिवाइड किया गया है कुछ हेड्स के अंदर। ये है एग्जीक्यूटिव पावर, कुछ इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, रिलेटेड फंक्शंस हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इनके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, इनके पास जुडिशियल पावर भी है, इनके पास डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, इनके पास देन मिलिट्री पावर्स भी हैं, और लास्ट में इनके पास इमरजेंसी पावर भी है। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं के नाम पे सारे एक्शंस लिए जाते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम ओनली। तो यहाँ पे हालांकि ये नॉमिनल हेड हैं, ये इनके पास रियल पावर नहीं है, लेकिन इन्हीं के नाम पे सारी चीज़ें की जाती हैं। बिल भी बनता है जब लास्ट में प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, हालांकि वो बिल का प्रोसेस अलग है, वो किसी हाउस में उसका बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर वहाँ पे चर्चा होगी, फिर बिल को पास किया जाएगा, फिर जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन प्रेसिडेंट उसको फिर साइन करेंगे और देन वो बिल बन जाता है। लेकिन रियल पावर वहाँ पे पार्लियामेंट को है, रियल पावर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को है, मिनिस्टर्स को है, लेकिन नॉमिनल पावर जिनके नाम पे हो रहा है वो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन्हीं के नाम पे होता है। किसके नाम पे? तो प्रेसिडेंट के नाम पे। नेक्स्ट है, he can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name। तो ये अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं मैनर को, ऑर्डर्स को, कि कैसे इनके नाम पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इन सबको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसका मैनर कि भाई इस तरह होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसमें इनका पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है। नेक्स्ट, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की जो बिजनेस है, पार्लियामेंट की जो बिजनेस है, उसके लिए ये रूल्स बना सकते हैं
ये इसके लिए कन्वीनियंस के लिए कि भाई नहीं, आप लोगों का काम करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है उसको कैसे काम करना है, क्या उससे रिलेटेड जो फीचर्स होने चाहिए, क्या उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो ये बना सकते हैं। नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल को भी यही अपॉइंट करते थे। देखिए बहुत सारा अपॉइंटमेंट इनके नाम पे होता है, इन्हीं यही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। उनके अदर मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर यही अपॉइंट करते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड जो मिनिस्ट्री है वो इन द काम करती है इन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, इन्हीं के प्लीजर पे काम करती है। हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि ये नॉमिनल पावर्स हैं, एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। देन बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इनको ये अपॉइंट भी करते हैं और इनका रीम्यूनरेशन मतलब इनकी सैलरी वगैरह भी यही डिटरमाइन करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड इनके पावर एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। दो बातें याद रखिएगा, एक तो अपॉइंट करते हैं इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और इनका कितना पैसा इनको दिया जाएगा, रिम्यूनरेशन क्या होगा, इनका सैलरी क्या होगा, ये भी डिटरमाइन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ही। देन ये अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, एंड साथ में दो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, देखिए अभी 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ में इनके 2 अदर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी यही अपॉइंट करते हैं। देन चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विसेज, इनको भी यही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर्स, स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। देन चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनको भी यही अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इनके पास एक्सट्रीम पावर है। क्वेश्चन खूब आते हैं कि हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा आपका प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट के सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो आपका आंसर मारना है वहाँ पे प्रेसिडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट कर देगा, यूपीएससी के लेवल में एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन होते हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब फैक्ट से बनता है यूपीएससी का भी क्वेश्चन। वहाँ पे आपका जो मतलब समझ है वो काम आता है, तो अच्छे से समझना। नेक्स्ट है, कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। प्राइम मिनिस्टर से ये मांग सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कोई बिल बना रहे हैं या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से भी, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको, वो इन्फॉर्मेशन तो प्राइम मिनिस्टर के पास होगा डेफिनेटली, बिकॉज प्रेसिडेंट तो अलग अपना बैठे रहते हैं। तो ये जब भी चाहे तब प्राइम मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि भाई थोड़ा बताना कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट का, इससे रिलेटेड ये जो मैटर है इसका इन्फॉर्मेशन मुझे देना। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड मान लीजिए कोई प्रपोजल है फॉर लेजिस्लेशन, कोई बिल बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अरे यार तुम लोग कोई बिल बना रहे हो, वो बिल क्या है मुझे बताना, तो वो इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको बताया। नेक्स्ट है, ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स any matter on which a decision has been taken by minister but which has not been considered by the council। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, तो जब भी कोई मैटर उठता है जिस पे कुछ डिसीजन लिया जाने वाला है, तो मान लीजिए कोई ऐसे कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, कोई खेल मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, कोई नागरिक उड्डयन मंत्री है, कोई ऊर्जा मंत्री है, कोई सड़क मंत्री है, तो ऐसे कई सारे मंत्री हैं। तो कोई भी मंत्री अपना इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता है, इसके लिए कंसिडरेशन पूरे काउंसिल का होना ज़रूरी है। जब भी लगता है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि यार ये इंडिविजुअल इसने डिसीजन लिया है किसी मिनिस्टर ने, तो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई ये जो मैटर आप लोगों ने इंडिविजुअली ले लिया है, किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने ले लिया है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रखिए ताकि कंसिडरेशन हो, सब उस पर सोच विचार करें, देन ओनली इसको इस मैटर पे कंसिडरेशन होगा। तो ये बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट ए कमीशन फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू SCs, शेड्यूल कास्ट, STs, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये इसके लिए इन्होंने अपॉइंट भी किया है ऑलरेडी, इन्होंने कमीशन है, कमीशन फॉर SC ST सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। देन
ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है 1990 में। इसकी ये इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है मैंने वीडियो के थ्रू कि ये एक ऐसा काउंसिल है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट मुद्दों से रिलेटेड को डिस्कस करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये अपॉइंट कौन करता है? ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। देन ही कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा ये डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज जितने भी कंट्री में है उसको ये एडमिनिस्टर करते हैं, एक्सेप्ट जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एक्सेप्ट जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी एक्सेट्रा। देन ही कैन ऑल्सो डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज ए शेड्यूल्ड एरिया, एंड इनके पास पावर है कि उस एरिया को एडमिनिस्टर भी करें। तो ये सारी बातें हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है इनके पास। अब देखेंगे हम लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है ये कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ये इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बिल्कुल पार्लियामेंट इनके बिना कंप्लीट नहीं होता है। पार्लियामेंट में ये हैं, प्रेसिडेंट हैं, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर है। तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से हट के नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स तो डेफिनेटली इनके पास होनी ही है। तो पहला जो लेजिस्लेटिव पावर है वो ये है कि ये कभी भी बुला सकते हैं पार्लियामेंट को, या फिर स्थगित भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को। ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बिकॉज राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, एक कंटिन्यूअस वो सभा है जो हमेशा चलती रहती है। बट लोकसभा को डेफिनेटली ही कैन डिसॉल्व। ही कैन ऑल्सो पार्लियामेंट की सेशन को बुला सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं। ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस को भी बुला सकते हैं जब भी चाहे। ही कैन समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल फंस जाता है, दोनों सदनों में पास नहीं हो पाता है, तो उस केस में मतलब आपस में सहमति नहीं बनती है हाउसेस के बीच में, तो वैसे केस में ज्वाइंट सिटिंग का बुलाना ज़रूरी हो जाता है। वो कौन बुलाता है? तो वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट। एंड उसको उस ज्वाइंट सिटिंग को कौन हेड करता है? तो इट इज़ प्रिसाइड कौन करता है? तो उसको इट इज़ प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमेशा याद रखना कि जब क्वेश्चन आता है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? आंसर है लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट, ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट। जब भी फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब भी फर्स्ट सेशन के लिए बैठते हैं पार्लियामेंट वाले, तो उनको एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। एंड जब भी फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, पहले साल का मतलब नए साल का जब भी पहला सेशन होता है तो उसको ये एड्रेस करते हैं, जनरल एड्रेसिंग चलती है। देन ही मैसेजेस टू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट और अदरवाइज। तो ये कभी भी मैसेज भेज सकते हैं भाई पार्लियामेंट को कि ठीक है इस बिल से रिलेटेड ये मेरा मैसेज है पार्लियामेंट में, ये कभी भी भेज सकते हैं। तो इनके पास ये पावर है, उन मैसेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उस मैसेज पे कंसिडरेशन करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। नेक्स्ट है एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर। ये कभी भी जब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पोस्ट वैकेंट हो जाता है, दोनों हाउसेस की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे भी हो सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हो सकता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पोस्ट वैकेंट हो गए। देखिए स्पीकर होते हैं दोनों जगह डिप्टी स्पीकर भी होते हैं जो बैठे रहते हैं बीच में, और वो ही कंडक्ट करते हैं बिजनेसेस को, जो हाउसेस के बिजनेसेस हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो वेंकैया नायडू हैं वो अभी हेड कर रहा है, जैसे कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो स्पीकर हैं राज्यसभा के, तो कैसे बैठे रहते हैं और सबको किसी को बोलता है आप बैठ जाइए, आप बोलिए, ऐसे करके जो बिजनेसेस जो कैरी ऑन करते हैं वो मान लीजिए दोनों जगहों पे वो नहीं है, मान लीजिए दोनों की पोस्ट वैकेंट हो गई, स्पीकर की भी डिप्टी स्पीकर की भी। तो वैसे केस में प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी मेंबर को, लोकसभा के या राज्यसभा के किसी भी मेंबर को वो स्पीकर की तरफ स्पीकर वो बना सकते हैं, वो या फिर लोकसभा या राज्यसभा को प्रिसाइड करने का पावर दे सकते हैं। तो ये पावर एक्सट्रीम पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो कि लेजिस्लेटिव पावर है। देन ये नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर राज्यसभा के, वैसे मेंबर जो कि जिनका एक्सपीरियंस है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में,
सोशल सर्विसेज वगैरह में, ऐसे एरिया से 12 मेंबर को ये चुनते हैं और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। देन ये नॉमिनेट करते हैं 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा के लिए। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है? ऐसी कम्युनिटी जिनके पूर्वज जो ब्रिटिश थे लेकिन उनके बच्चे वगैरह इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के ही सिटीजनशिप लेके बैठे हुए, लेकिन वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं। तो वैसे 2 मेंबर हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि अभी एक चार्ल्स करके हैं केरल के, वो अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर हैं। एक और हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही डिसाइड्स, प्रेसिडेंट डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर रॉन्ग ग्राउंड्स पे, मान लीजिए इलेक्शन हुआ और कुछ लोग चुन के आ गए, गलत ढंग से चुन के आ गए, तो इलेक्शन कमीशन के साथ वो मिल के इनके साथ कंसल्ट करके डिसाइड करते हैं कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, एमपीज का। नेक्स्ट, प्रायर टू रिकमेंडेशन और परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स। जब भी कुछ डिफरेंट तरीके की बिल्स, सच एज कि एक बिल ऐसी है जो इन्वॉल्व है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक बिल ऐसी बन रही है जो कि एक्ट बनाना है, जो कि उस मैटर से डील कर रही है जहाँ पे एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का से रिलेटेड है वो मुद्दा, या फिर मान लीजिए कोई बाउंड्री स्टेट की अल्टर करनी है, क्रिएट करना है नया स्टेट, तो उन बिल को लाने से पहले उसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन या फिर आप कह सकते हो परमिशन चाहिए। ये एक लेजिस्लेटिव पावर है हमारे प्रेसिडेंट का। देन अगर कोई बिल, व्हेन ए बिल सेंट टू प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ही कैन गिव, इनके पास देखिए कई सारे पावर है। मान लीजिए कोई बिल दोनों सदनों में पास हो गई, अब उसको जाना है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है बिल को अगर एक्ट बनाना है। तो वैसे केस में प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स है। प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, या तो वो उनको उस बिल को सहमति दे सकते हैं कि भाई चलो ठीक है मैं अपनी अनुमति इसको दे रहा हूँ, या तो वो बिल को विथ होल्ड कर सकते हैं, मतलब अपने पास रख सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं लें, या तो फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं। ही कैन रिटर्न टू द बिल टू द फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि भाई फिर से इस पर विचार कीजिए, देन मेरे पास भेजिए। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, ये मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल आएगा तो इनको एसेंट देना ही देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, ये इनके कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। देन अगर मान लीजिए कि कोई बिल पास हो गया, अगेन इन्होंने भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास, और वो बिल वहीं पे पास होकर फिर से आ गया विथ और विदाउट अमेंडमेंट, या तो अमेंडमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ, वैसे केस में जब रिटर्न आ जाएगा तब पास होके आ जाएगा दोबारा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को वहाँ पे एसेंट अपनी सहमति, अपना अनुमति देना पड़ेगा, उस बिल को एक्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर बिल कोई पास हुआ स्टेट लेजिस्लेचर में, किसी भी स्टेट में, और गवर्नर ने इसको रिजर्व कर दिया फॉर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, उस बिल के साथ क्या होगा? उस बिल को ये इनके पास अगर आया कंसिडरेशन के लिए सॉरी, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट दे सकते हैं, या तो इसको विथ होल्ड कर सकते हैं, अपने पास ही रख लें, एसेंट ना दें, या तो फिर ये क्या कर सकते हैं और डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, या फिर गवर्नर बोले कि यार ये बिल दोबारा भेजो और रिकंसिडरेशन के लिए बोलो स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये केस है कि मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। लेकिन इस केस में मान लीजिए कि दोबारा स्टेट के पास गया, स्टेट ने वैसे ही पास करके दोबारा भेज दिया विथ और विदाउट अमेंडमेंट, फिर से आ गया प्रेसिडेंट के पास, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको सहमति अपनी नहीं दे सकते हैं, या तो दे सकते सहमति, एसेंट दे सकते हैं, या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो इस केस में पार्लियामेंट वाले केस में नहीं था। पार्लियामेंट वाले केस में अगर रिकंसिडरेशन के बाद वापस कोई बिल आया है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी होती थी। लेकिन इस केस में, स्टेट वाले केस में, यहाँ पे इनके पास एब्सोल्यूट वीटो है। मतलब ये दोबारा भी अगर रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा वापस इनके पास आया है पास होने के बाद, तो ये चाहे प्रेसिडेंट तो ये अपनी अनुमति दे सकते हैं या तो नहीं भी दे सकते हैं, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो मान लीजिए जब कई बार क्या होता है कि लोकसभा सेशन में नहीं होती है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, वैसे केस में ये क्या करते हैं, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो अर्जेंट बिजनेसेस हैं वो तो होने ही है, तो कोई इम्पोर्टेंट एक्ट है, लॉ है, या फिर कुछ ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे कुछ ना कुछ करना जरूरी है, तो वहाँ पे ये अध्यादेश जारी कर देते हैं। इट्स जस्ट लाइक एक्ट की तरह ही काम करता है। ये इनके गाइडलाइंस होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं।
तो ये अध्यादेश दे देते हैं जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पास पावर है कि भाई बिजनेस तो बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते, जो कार्य है इंपॉर्टेंट उसको बिल्कुल तो स्टॉप नहीं कर सकते। बट एक चीज़ है इसमें कि जब ये ऑर्डिनेंस बनता है एंड मान लीजिए कि ये ऑर्डिनेंस क्या हमेशा चलता रहेगा, नहीं, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कि जब पार्लियामेंट दोबारा इलेक्शन के बाद वापस आ गई एंड सिटिंग कर लिया, तो उसके 6 वीक के अंदर ही इसको अप्रूव कर देना होगा, तभी जाके ऑर्डिनेंस चलती रहेगी, अदरवाइज ये नल एंड वॉइड हो जाएगी। देन जो प्रेसिडेंट है वो ले करते हैं, मतलब वो अपना रिपोर्ट रखते हैं, रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी का रिपोर्ट या फिर फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को ये पार्लियामेंट में रखते हैं फॉर देयर कंसिडरेशन, फॉर चर्चा, फॉर डिस्कसिंग द थिंग्स। इसके लिए जो रिपोर्ट्स हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, यूपीएससी के, फाइनेंस कमीशन के, इनको ये रखते हैं पार्लियामेंट में। देन कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं ये फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख वगैरह के लिए ये रेगुलेशंस बना सकते हैं। इन केस ऑफ पौंडीचेरी ये ही कैन ऑल्सो legislate by making regulations but only when the assembly is suspended or dissolved। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पौंडीचेरी में एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो असेंबली अगर मान लीजिए सस्पेंडेड है या फिर डिसॉल्व है, तो उस केस में प्रेसिडेंट वहाँ के लिए लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब वहाँ के लिए बिल बना सकते हैं, नेक्स्ट एक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल पावर। तो कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी है प्रेसिडेंट के पास। वो क्या है, मनी बिल्स जब भी इंट्रोड्यूस होगी पार्लियामेंट में, किसी भी सदन में हो, इनफैक्ट मनी बिल तो लोकसभा में ही होती है, मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए हमेशा प्रेसिडेंट का। जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना होगा पार्लियामेंट में तो प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट, जब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट के को बोलते हैं, कॉज करते हैं कि कॉज ले बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हीं के आदेश पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि यूनियन बजट होता है वो पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर इस पे वोटिंग होती है, इसको पास किया जाता है। नेक्स्ट, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो बिना इनके रिकमेंडेशन के कोई भी ग्रांट जो है, जो कि सेंटर देती है स्टेट्स को, वो नहीं पॉसिबल है, इनका रिकमेंडेशन चाहिए उसमें, तो इट इज़ कंपल्सरी। देन ही कैन मेक एडवांसेज आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो दो तरीके के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्पेशली यूज़ किया जाता है जब भी कुछ ग्रेव सिचुएशन, कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए, जैसे आपदा विपदा, इस तरीके कई चीज़ें आती रहती है देश में, तो उस केस में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को यूज़ किया जा सकता है फॉर द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। बट इसके लिए एडवांसेस कौन देगा, तो प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे तभी यहाँ से खर्च होगा। देन ही कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, या फिर बिफोर भी कर सकते हैं। तो ये इनके पावर है कि फाइनेंस कमीशन को इनको यही इस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन भी आता है कई बार। अब जानते हैं जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के। तो भैया सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिसेस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये इनका पावर है। देन ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ पे, किसी भी फैक्ट पे ये एडवाइस मांग सकते हैं। एंड मतलब ये इनको लगता है कि ठीक है यार, जुडिशरी को थोड़ा देख लेना चाहिए, ये जो मैटर है, कोई लॉ है, कोई फैक्ट है, इस पे ये एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो एडवाइस आएगा वो बाइंडिंग नहीं होगा इनके ऊपर। जो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट टेंडर करेगी, जो देगी इनको, वो बाइंडिंग नहीं होगा। ये चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट द सेंटेंस टू द कॉन्विक्ट्स। जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, जो कैदियों को जो कई बार सज़ा मिलती है, उसको वो क्षमा दे सकते हैं। रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ये सारी टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेटर ऑन। तो यहाँ पे जानिए कि एक्सट्रीम पावर है ये। कई कैदी मौत की सज़ा होती है, उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं ये, उसको भी ये पार्डन में बदल सकते, पार्डन दे सकते हैं। तो वैसे कैदी जिनको सज़ा मिली है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, किसी को कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई सज़ा मिली है तो उसको ये सब पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ये सब दे सकते हैं। इन केस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ, किसी ने यूनियन लॉ के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कर दिया और उसके लिए कोई सज़ा मिली है तो उसको भी ये क्षमा दे सकते हैं।
इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, तो सेंटेंस ऑफ डेथ को ये बदल सकते हैं, कई बार बदला है, माफ़ किया है इन्होंने। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स मतलब कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट सब कुछ इनके नाम पे नेगोशिएट होता है, इनके नाम पे साइन होता है, इन्हीं के बिहाफ पे होता है। वो बात अलग है कि तभी डिप्लोमेटिक जो ट्रीटीज़ हैं, जो एग्रीमेंट्स है, तभी वो पावर में आती हैं जब वो अप्रूवल मिलता है पार्लियामेंट का, बट इन्हीं के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें होती है। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम, यही रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में, एंड अफेयर्स एंड सेंस एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर को भेजते हैं, वहाँ रिसीव भी करते हैं, दूसरे देश के एम्बेसडर को यही रिसीव करते हैं। हाई कमिश्नर को दूसरे देशों में भेजना या फिर दूसरे देश के हाई कमिश्नर को रिसीव करना, ये सब इन्हीं का काम है। तो ये डिप्लोमेटिक पावर्स हैं इनके। कुछ मिलिट्री पावर्स भी हैं इनके पास। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। सेना के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो प्रेसिडेंट होते हैं। इस कैपेसिटी में वो ये अपॉइंट करते हैं चीफ्स को, चीफ्स ऑफ आर्मी, चीफ्स ऑफ नेवी, चीफ्स ऑफ एयरफोर्स, इन सबको यही अपॉइंट करते हैं। इनफैक्ट गैजेट में कई बार जो अफसर बनते हैं तो वो अफसर भी प्रेसिडेंट के ही गैजेट में उनका नाम छपता है तो अफसर बनते हैं। तो ये सारे कुछ पावर्स हैं इनके मिलिट्री से रिलेटेड। सुप्रीम कमांडर हैं ये डिफेंस फोर्सेस के, मतलब सुपर कमांडर हैं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। देन ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल पे ही ये वार डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर पीस डिक्लेयर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी पावर्स इनके पास हैं। तो 3 तरीके की इमरजेंसी लगा सकते हैं। जब भी कोई वर्स्ट कंडीशन आता है, कोई एडवर्स कंडीशन आ जाता है जहाँ पे देश की सुरक्षा, देश की सोवरेनिटी, देश की यूनिटी, देश की कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब खतरे में आ जाते हैं, उस केस में ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इमरजेंसी के समय इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। नेशनल इमरजेंसी ये लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के द्वारा। प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट्स में आर्टिकल 356 एंड 365 के द्वारा। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं ये स्टेट्स में अंडर आर्टिकल 360, या फिर पूरे देश में भी लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारे कुछ पावर्स हैं इनको, इमरजेंसी पावर्स हैं इनको एडवर्स कंडीशन में। इमरजेंसी पावर्स को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो ये इस वीडियो में जो लेक्चर था यहीं पे समाप्त होता है। अगले में प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी और जानकारियाँ हैं जो जानेंगे हम लोग डिटेल में। तो प्रेसिडेंट चैप्टर अभी चलता रहेगा। ये 17.2 यहाँ पे हमने ख़त्म किया। वी हैव कंक्लूडेड द 17.2 चैप्टर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।